दोस्तों, भाजपा के कर्नाटक चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा 2024 का चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक एनडीए गठबंधन को हराने के लिए लगभग सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश पर अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दाव चलेगी, तो वही हो सकता है कि जब लोकसभा 2024 के नतीजे आए तो सभी को चौंका दे। कौन जीतेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और देश के सत्ता पर अगले साल किसका राज होगा, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2014 का वो लोकसभा चुनाव याद करिए जिसमें हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगे थे। चुनाव की आंधियों के बीच मोदी की सुनामी चल रही थी। सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, चुनाव से पहले ही लगभग एक बात साफ हो गई थी कि हो ना हो इस बार सत्ता की कुर्सी कांग्रेस से बीजेपी के पास आ जाए। चुनाव हुआ और मोदी लहर ऐसी दिखी कि अच्छे से लेकर बुरे सांसद सभी ने इसमें डुबकी लगा ली। जिसकी जीतने की आश तक नहीं थी, वो लाखों वोटों से जीता। ऐसी लहर ना तो किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने उम्मीद की थी। राजनीति के गलियारों से लेकर आम जनता के घरों तक ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि देश में कमल खिल चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने जल्द ही प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। चुनाव से पहले भी कई बड़े वादे हुए और चुनाव के बाद भी कई बड़े वादे हुए, लेकिन मोदी सरकार आधे से ज्यादा वादे पूरे ना कर सकी। लेकिन हाँ, मोदी की कुछ नीतियों से देश का बहुत भला हुआ। नरेंद्र मोदी ने विदेशों में अपने संबंध अच्छे किए, लोगों के लिए कई नई योजनाएं लाई गई, जैसे जन धन योजना, उज्ज्वला योजना। इसके अलावा मोदी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को भी इंट्रोड्यूस किया। इनके पहले कार्यकाल के दौरान भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। मोदी जी ने इसके लिए और 5 साल का समय मांगा। अब तक लोगों को लग रहा था कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, जो था वो पहले कार्यकाल में था। लेकिन एक बार फिर जब 2019 लोकसभा का चुनाव आया तो बीजेपी को मेजॉरिटी मिली और इस बार तो एनडीए गठबंधन को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली थी। दूसरी बार लगातार सत्ता में आते ही मोदी सरकार पूरे जोश में दिखी। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और कांग्रेस का जो असल में पतन होना शुरू हुआ वो यहीं से हुआ। कांग्रेस ने फिर खुद को रिकवर कैसे किया, ये हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने सबसे पहले धारा 370 को हटाया, फिर कई 100 सालों से विवादों में पड़ा राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझाया। इसके अलावा मोदी सरकार ने कई बड़े काम करके दिखाए जिसे शायद कोई और सरकार करने की हिम्मत ना कर पाती। लेकिन अब समय बदल चुका है। वो कल था जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। भले ही बीजेपी ने पार्टियों को तोड़कर कई राज्यों में सरकार बना ली हो, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत ने पूरे राजनीति के समीकरण को बदल कर रख दिया है। कर्नाटक के अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस ने बिगुल फूंक कर ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका फायदा न सिर्फ कांग्रेस को मिला है बल्कि पूरे विपक्ष को उसका फायदा हुआ है। शायद लोगों को अब ये भी समझ आ गया है कि कौन धर्म की राजनीति करता है और कौन काम की बात करता है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की छवि को भी साफ सुथरा कर दिया है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार ऐसा देखा गया कि बार बार लोग बोलते थे कि ग्राउंड पर पहली बार कोई नेता हमारे पास इतना लंबा पैदल चल कर आया है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैदल चल के ही आना लोगों के लिए काफी था। वो जो रिस्पॉन्स था उसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और स्फूर्ति आई, जो कि कर्नाटक चुनाव में साफ साफ दिखी गई। लेकिन कई लोगों का, या यूँ कहे कि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का, ये भी मानना है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को पॉजिटिव बनाया है, बाकी कांग्रेस की आज भी हालत बुरी है। खैर, असली चुनौती जो कांग्रेस की है वो संगठन की चुनौती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अब कांग्रेस के अनचैलेंज नेता हो गए हैं, लेकिन संगठन को कैसे ठीक किया जाएगा, उसके बारे में क्या प्लान होगा राहुल गांधी का, ये देखने के लिए लोग अब उत्सुक होंगे। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज मामा हारते हैं तो ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता हमेशा मुद्दों को लेकर फोकस रहती है। वहीं राजस्थान का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ हर बार सरकारें बदल जाती है, यानी कि 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी और फिर उसके बाद कांग्रेस। इस हिसाब से देखें तो कायदे से बीजेपी की सरकार राजस्थान में आनी चाहिए, लेकिन अभी गहलोत की पार्टी दोबारा सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन हाँ, सचिन पायलट और गहलोत के मुठभेड़ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और एक नए अलायंस का ऐलान हुआ है, जिसका नाम पीडीए यानी कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। पीएम का चेहरा कौन होगा अभी ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ, दावेदारों की लिस्ट जरूर आ गई है हमारे पास। सबसे पहले दावेदार है राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी कल भी विपक्ष की तरफ से पीएम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और आज भी है। राहुल गांधी अगर विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका वोट बैंक उत्तर भारत
भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक है। कांग्रेस पहले से कमजोर जरूर हो गई है, लेकिन आज भी कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, विपक्ष के कई दलों ने कांग्रेस और राहुल गांधी का खुलकर समर्थन भी किया है और ये भी सच है कि कई दलों ने उनसे दूरी भी बना ली है। देखिए, वैसे तो कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर राहुल को पीएम उम्मीदवार नहीं बताया है। हालांकि समय समय पर कई कांग्रेसी नेता जरूर ये बात कहते रहे हैं। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो पीएम पद के लिए राहुल की दावेदारी काफी मजबूत हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार। सियासत के हर घाट का पानी पी चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम बनने की रेस में शामिल है। नीतीश कुमार के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो इनकी साफ सुथरी छवि। आज तक न तो इनके ऊपर किसी घोटाले के आरोप लगे और न ही कोई अन्य आरोप लगा है। नीतीश कुमार को सियासत की केमिस्ट्री के पूरे पीरियोडिक टेबल याद है, तभी तो आज तक कभी इनकी पार्टी के मेजोरिटी न पाने के बावजूद हर बार ये सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। राजनीति के मामले में इनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। इन्होंने कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल किया। वैसे इनकी बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि नीतीश के सामने भी कई बड़े चैलेंजेस हैं। पहला ये कि भाजपा से अलग होने के बाद से नीतीश की पार्टी में बगावत तेज हो गई है। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर आती है ममता बनर्जी। ममता को बंगाल की शेरनी भी कहा जाता है। इनको एग्रेसिव राजनीति के लिए जाना जाता है। अगला लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी विपक्ष को साथ लाने की कोशिश करती रही है। दोस्तों, लोकसभा में टीएमसी के 23 लोकसभा सदस्य और 13 राज्यसभा सदस्य है। ममता ने 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई राज्यों में पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बीजेपी को कोई उसके तरीके से टक्कर दे सकता है तो वो ममता ही है। हालांकि कई बार सत्ता की लालच में ममता लोगों के बीच हिंसा भी करवाती है। चौथे नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। खुद को महान पुरुष दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली के अलावा पंजाब में भी है और आयोग ने इनकी पार्टी को नेशनल पार्टी भी घोषित कर दिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम करके दिखाया है, इसलिए दिल्ली की जनता को इन पर भरोसा रहता है। केजरीवाल धीरे धीरे देश भर में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अगर इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उम्मीद के हिसाब से सीटें जीत ली तो केजरीवाल जरूर पीएम पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। वही दोस्तों, अगर एनडीए लोकसभा 2024 का चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि बीजेपी पार्टी में भी कई दावेदार शामिल हैं, जैसे कि नीतीश गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी इस लिस्ट में आते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के अभी तक की राजनीति की। हमने आपको बताया विपक्ष की तरफ से कौन देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।